साथियों नमस्कार। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूं, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को लेकर, जहां पर एक इंटरप्रिटेशन है धारा 25 को लेकर, और इसके अलावा धारा 25 हमें कब लगानी चाहिए, कब नहीं लगानी चाहिए। और कई बार आपने देखा होगा कि कोर्ट जो है फैसला करती है कि विद लिबर्टी जो है आपको हम ये कहते हैं कि आप जाकर पिटिशन मूव कीजिए और आपको जो है रेमेडी मिल सकती है या आप रेमेडी सीख कर सकते हैं। क्लियर है? तो विद लिबर्टी एज परेड का कॉन्सेप्ट क्या है और इसका क्या फ़ायदा डिफेंस को मिलता है, ये सब आज के डिस्कस के मुद्दे रहेंगे। एक एक पॉइंट को आप नोट करते हुए चलिएगा। नया जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का है, 10/9/2024 का है, और ये फैसला जो है आपको मिल जाएगा लाइव लॉ से। एस विजय कुमारी बनाम मोनेश्वर चेरी का जो है जजमेंट है, जिसका पिटिशन नंबर है 5342/2023। साथियों, इस केस में सबसे पहले अपन फैक्ट्स को समझते हैं ताकि बेसिस जो है अपने को क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद जब अपन आगे वर्कआउट करेंगे तो अपने को कोई भी दिक्कत जो है वहाँ पर नहीं आने वाली है। इस केस में क्या हुआ कि हस्बैंड वाइफ के बीच जो है डिस्प्यूट अराइज हुआ। वाइफ जो है कोर्ट पहुँच गई और उसने धारा 12 प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जो है याचिका लगा दी। क्लियर हो गया? यूजुअली हर केस में ये होता है। हस्बैंड जो है केस कंटेस्ट नहीं करा और अल्टीमेटली एक्सपर्टी जो है खर्चा बन गया 12,000 पर मंथ मेंटेनेंस और 1 लाख जो है मुआवजा बन गया। हस्बैंड ने जो है काफ़ी देरी बाद इस ऑर्डर को जो है चैलेंज किया धारा 29 DV8 में। अल्टीमेटली वो ये अपील हार गया ऑन ग्राउंड ऑफ डिले, और सबसे बड़ी गलती उसने इस ऑर्डर को आगे चैलेंज नहीं करा। उसने क्या करा, बाईपास किया और धारा 25 DV8 के तहत जो है अर्जी फाइल कर दी रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन ऑफ द कंसर्न ऑर्डर। वो एप्लीकेशन जो है डिसमिस कर दिया मजिस्ट्रेट ने। वो उसकी अपील में गया, धारा 29 DV8 के तहत सेशंस कोर्ट ने जो है अपील को अलाउ कर दिया और मेट्रो को रिमांड बैक कर दिया, और ये कहते हैं कि भाई एडिशनल एविडेंस रिकॉर्ड पर लेकर आओ और उसकी लाइट में मेंटेनेंस के आदेश को जो है तय करो। हस्बैंड का तर्क ये था कि वाइफ जो है वो अर्न कर रही है, उसने खुद को बेरोजगार बताया और झूठे फैक्ट बताते हुए और खुद को गलत रूप से मिसरिप्रेजेंट करते हुए कोर्ट से जो है गलत लाभ लिया है, जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है। फिर वाइफ जो है ये हाईकोर्ट पहुंच जाती है और वाइफ कहती है कि साहब ये डिसीजन जो है गलत हुआ है सेशंस कोर्ट से। सेक्शन 25 DV8 का स्कोप यहाँ था ही नहीं, और कई प्रिंसिपल्स को अवॉइड करते हुए फैसला जो हुआ है वो गलत है। पर हाईकोर्ट ने वाइफ की अपील को जो है खारिज कर दिया, उसकी निगरानी को जो है खारिज कर दिया और डायरेक्शन दी है ट्रायल कोर्ट को टू डिसाइड द मैटर एक्सपीडिएटली। वाइफ जो है ये पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में। उसका कहना है कि हस्बैंड का जो तर्क था धारा 25 DV8 का, उसके बियॉन्ड जाकर जो फैसले हुए हैं बाय द हाई कोर्ट एंड बाय सेशंस कोर्ट, दे आर टोटली परवर्स, अब्यूज ऑफ प्रोसेस, उनको सेटिसाइड जो है कर देना चाहिए। उसका कहना है कि धारा 25(2) DV8 तब लागू होता है कि व्हेन देयर इज चेंज इन सर्कमस्टेंसेज, अगर वो होगा तो अल्टरेशन और मॉडिफिकेशन जो है संभव है, अदरवाइज संभव नहीं होगा। तो जो हस्बैंड की प्ली है कि मेंटेनेंस जो है रिफंड कर दो कंसर्न मेंटेनेंस का, और जो इम्प्योर ऑर्डर है मेंटेनेंस का उसको सेटिसाइड कर दो, ये प्ली जो है ये कंसेंट धारा 25 सब क्लॉज 2 DV8 में जो है कंसिडर नहीं की जा सकती। और ऑन द अदर हैंड जो हस्बैंड था उसने इस ऑर्डर को सही बताया। उसका कहना था कि मॉडिफिकेशन की पावर कोर्ट के पास में है। अगर गलत तरीके से ऑर्डर प्राप्त किया है, फैक्ट्स को मिसरिप्रेजेंट किया गया, खुद को बेरोजगार बताया गया जबकि आप अर्न कर रहे थे, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो आदेश है वो बिल्कुल सही है सेशंस कोर्ट का और हाई कोर्ट का। देयर इज नो नीड फॉर एनी इंटरफेरेंस। कोर्ट के सामने एक विडंबना थी कि धारा 25(2) DV8 का स्कोप क्या होगा, क्योंकि मॉडिफिकेशंस तो क्लियर हो जाते हैं, अल्ट्रेशंस क्लियर हो जाते हैं, और ये भी क्लियर है कि ये पावर मजिस्ट्रेट के पास में। बट व्हाट इज चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेज, उसके लिए पैरामीटर क्या है? आपको एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो टर्म है चेंज इन सर्कमस्टेंसेज, कोर्ट ने खुद ने लिखा है, ना ये डिफाइंड है DV8 में, ना ये डिफाइंड है 489 CRPC 1898 में, ना ये डिफाइंड है 127 CRPC 1973 में, ना ये डिफाइंड है सेक्शन 146 सब क्लॉज 1 BN-SS 2023 में। तो चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस क्या है, उसको कैसे हम देखेंगे? तो बेसिकली कोर्ट ने कहा है कि इफ द डेफिनेशन इज नॉट गिवन देन वी आर रिक्वायरिंग द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस मींस कि ऐसी स्थितियां जो वास्तव में चेंज हो गई, जिसके कॉन्टेक्स्ट में जो ओरिजिनल ऑर्डर है उसको चेंज नहीं किया गया, देन परजुरी विल बी कॉज टू एग्रीड पार्टी टू द कंसर्न रेस्पोंडेंट। इस केस में क्या था कि कोर्ट ने मेंशन किया कि अगर हम बात करते हैं चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस की, तो वहाँ पर हमें पेक्यूनरी कंडीशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग चेंजेस, इनकम चेंजेस और कंडीशंस में क्या क्या चेंजेस हुए इसको भी जो है देखना होगा। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड जो है अर्न कर रहा है और उसके पास जो है अर्निंग का सोर्स है और बाद में जो है बेरोजगार हो गया, तो अगर वो बाद में बेरोजगार हो गया तो वो इतना बड़ा खर्चा कहाँ से दे पाएगा? तो उस कंडीशन में जो एलिज ऑर्डर है मेंटेनेंस का, उसको कोर्ट जो है कंसीडर कर सकता है पुनः, और स्थितियों को देखते हुए ऑर्डर को कम कर सकता है और ऑर्डर को जो है मॉडिफाई कर सकता है। क्लियर है? और अल्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन में रिवोकेशन जो है इंक्लूड नहीं है, ये कोर्ट ने स्पष्ट किया। यहाँ पर कोर्ट ने एक जजमेंट था मद्रास हाईकोर्ट का, उसको रिलाई किया। एलेक्जेंडर बनाम मिरॉन का ये जजमेंट है 2009 SCC ऑनलाइन मद्रास पेज 2851, इसका साइटेशन है। यहाँ पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऑर्डर ऑफ ग्रांटिंग मेंटेनेंस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डर ऑफ
अल्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन एज पर परमिजिबिलिटी ऑफ सेक्शन 25 सब क्लॉज 2 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। कोर्ट ने कहा कि जिस दिन अर्जी फाइल हुई है कंसर्न मेंटेनेंस की और जिस दिन ऑर्डर हुआ है मेंटेनेंस का, ये दो अलग पर्सपेक्टिव है। कोर्ट चाहे तो डेट ऑफ ऑर्डर से मेंटेनेंस दे सकता है और कोर्ट चाहे तो डेट ऑफ एप्लीकेशन से मेंटेनेंस दे सकता है। ये डिपेंड करता है फैक्ट पे और सर्कमस्टेंसेस पे। पर अगर आप अर्जी फाइल कर रहे हैं ऑर्डर को मॉडिफाई करने की, तो जिस दिन अर्जी फाइल की है उस दिन से आपका केस जो है विचार में होगा। तो कुल मिला के या तो कोर्ट ऑर्डर से इसको देखेगा या कोर्ट देखेगा एप्लीकेशन से। पर ये एप्लीकेशन मेंटेनेंस की नहीं होनी चाहिए। इट इज कंसर्न विद द एप्लीकेशन विच इज फाइल्ड एज पर सेक्शन 25 सब क्लॉज 2 ऑफ द DBA। तो कोर्ट ने लिखा है इस केस में कि जो भी इंपैक्ट आएगा वो उस दिन से आएगा जिस दिन से अर्जी फाइल हुई है, उसके पहले के मेंटेनेंस पर इसका इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर इंपैक्ट डालना चाहते हैं तो आपको ऑर्डर को चैलेंज करना चाहिए था, जो इस केस में हस्बैंड ने नहीं किया। तो कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को देखा, सर्कमस्टेंसेस को देखा, लीगल पोजीशन को देखा। तो कोर्ट ने माना कि इस केस में जो ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस था उसको चैलेंज तो करा हस्बैंड ने। जब वो अपील हार गया तो उसने फर्दर जो है ऑर्डर को चैलेंज नहीं करा, तो ऑर्डर हैज अटेंड द फाइनलिटी। और कोई ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए अगर रेमेडी स्पेशल है तो वहां पर धारा 25 DBA का जो है एप्लीकेशन नहीं होगा, ये कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। दूसरी बात ये है कि एप्लीकेशन जो है तभी मेंटेनेबल होगी व्हेन देयर इज चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। तो कोर्ट ने दोनों पॉइंट जो है पक्ष में तय करे वाइफ के और अल्टीमेटली हस्बैंड के खिलाफ जो है ये पॉइंट तय हुए। और कोर्ट ने कहा कि ऐसी प्रेयर भी जो है टेनेबल नहीं है। तो कोर्ट ने हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट के ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया। बट यहाँ कोर्ट ने दी थी तुरुप का एक हस्बैंड को। कोर्ट ने कहा कि हम एक लिबर्टी देते हैं हस्बैंड को धारा 25 DBA की लाइट में कि आप दोबारा अर्जी मूव करें और दोबारा जो है सारे पॉइंट्स को रेज करें। अगर ऐसे पॉइंट रेज होंगे तो कोर्ट जो है निचला कोर्ट वो इन बिंदुओं को देखते हुए इसका जो है एज पर लॉ जो है फैसला करेगा। तो कहने की बात है कि कई बार रेमेडी डायरेक्ट नहीं मिलती, पर कोर्ट लिबर्टी के साथ ये रेमेडीज जो है हमें दे सकता है, पर हम उन चीज़ों को पहचान नहीं पाते हैं। अब भाई आज मान लीजिए आप समुद्र में जा रहे हैं और जहाज जो है डूब रहा है और हिचकोले आ रहे हैं जहाज में, तो छोटी बोटें आ गई, ठीक है, टाइमली, और उसमें आपको कहा जा रहा है शिफ्ट हो जाइए। तो ये तो है ना कि भगवान खुद उठ के आ जाएंगे कि भाई आपको जो है बचाने हम आ गए। तो भगवान भी अपने बंदों को भेजता है और आपकी हेल्प जो है सुनिश्चित करता है। अगर आप अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर पाओगे तो आप पर जो है मारे जाओगे। तो यहाँ पर भले ही अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और कोई रेमेडी नहीं मिली हस्बैंड को, बट जो लास्ट में रेमेडी मिली लिबर्टी के फॉर्म में, उसको उसने फटक से जो है अवेल कर लिया। कई बार ऐसा होता है आर्गुमेंट्स में कि हमें रेमेडी नहीं मिलती है, जज जो है बहुत ही एडमेंट होकर बैठता है, पर वहाँ पर हम लिबर्टी लेकर अगर पिटिशंस में कोई ना कोई फ़ायदा ले रहे हैं तो ये एक बेस्ट रेमेडी जो है हो सकती है। या मालूम पड़ गया हस्बैंड को मुझे कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, ना कोर्ट ने मुझे कोई रेमेडी दी, बट अगर दोबारा पेश करने का अधिकार मुझे मिल गया, लिबर्टी मिल गई, तो यहाँ मुझे फ़ायदा होने वाला है। और ये लिबर्टी जो है हस्बैंड ने सीख कर ली। तो साथियों कुल मिला के ये जजमेंट जो है हमें सिखाता है 10 बातें। अगर हम धारा 25 DBA एक्ट के तहत जो है अर्जी मूव कर रहे हैं और लिबर्टी पर जो है विशेष जोर दे रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है कि जब भी आप केस लड़ रहे हो मेंटेनेंस का, खासकर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर, तो आप रिप्लाई फाइल करो। रिप्लाई शुड बी डिटेल, छोटा रिप्लाई आपको फाइल नहीं करना है। दूसरी बात, सपोर्टिंग एविडेंस जरूर लगाओ, बाद में पेश कर देंगे, देखा जाएगा, मतलब नहीं है। नंबर 3, जो भी डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हो उसका प्रॉपर पेजिंग करो, उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को एनेक्चर करो। चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि योर रिप्लाई शुड बी स्पेसिफिक। अगर रिप्लाई घुमा फिरा के करोगे तो दिक्कत आपके लिए होगी। नंबर 5, केस क्या है वाइफ का उसको पढ़ो और उसके अकॉर्डिंग जो है रिप्लाई करो। और वहां पर आप केकाशा बनाम स्टेट ऑफ बिहार की जो गाइडलाइंस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उसको आप देख सकते हो। नंबर 6, अगर कोर्ट ने मेंटेनेंस बांध दिया, आपने चैलेंज कर दिया है, जब तक आपको पूरा रिलीफ नहीं मिलता है आप ऑर्डर चैलेंज करते चलो। बीच में रेमेडी छोड़ दोगे, धारा 25 पाओगे, वहां पर नुकसान खा जाओगे। 7वीं इंपॉर्टेंट बात, जब धारा 25 की अर्जी आप लगा रहे हो तो वो आपको अर्जी ड्राफ्ट करनी है स्मार्टली। यू हैव टू एम्फेसाइज ऑन द फैक्टर ऑफ चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। अगर उस पर आपने एम्फेसाइज नहीं करा, वैसे प्लेटिंग नहीं करी, तो वहां आप नुकसान खा जाओगे। नंबर 8, धारा 25(2) का स्कोप जो है काफी वाइडर है। कोई भी आदेश जो है उसमें आप चैलेंज कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट की पॉइंट इज दैट देयर मस्ट बी चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। 9वीं इंपॉर्टेंट बात कि जो भी फैक्ट्स आप कोर्ट को बता रहे हो कि इस लड़की ने फ्रॉड किया है, गलत तरीके से मेंटेनेंस लिया है, तो वहां पर 340 CRPC में रेमेडी लाइक करती थी पहले। अब ये प्रोविजन जो है आ गए हैं BNSS के अंदर, और इसके अलावा अलग से आप मुकदमा भी जो है दाखिल कंसर्न कोर्ट में कर सकते हो। आपके माइंड में गलतफहमी क्या है कि कोर्ट कार्रवाई करती नहीं है, कुछ होता नहीं है। आप करते नहीं हो तो अगला क्यों करेगा? आप कार्रवाई करो, पिटीशन दाखिल करो, लड़की को नोटिस दो, कार्रवाइयाँ सब होती हैं। और जो लड़कियां भुगत रही हैं उनको मालूम है कि भाई किस तरह से चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो सकती है यदि अपने फैक्ट को छुपाएं या मिसरिप्रेजेंट कराएं। और 10वीं इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप फैक्ट्स को लिख रहे हो तो उसको स्पेसिफिक करो। फैक्ट्स जितने जिगजैग करोगे उतना नुकसान खाओगे। यू शुड रिप्रेजेंट अ क्लियर पिक्चर सो दैट यू कुड गेट द इफेक्टिव रेमेडी। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है कि जब भी आप कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे हो, कोर्ट आपको कोई रेमेडी नहीं देना चाह रहा, तो यू मस्ट आस्क फॉर द लिबर्टी दैट आई वांट टू फाइल द न्यू पिटिशन और गिव मी द लिबर्टी टू फाइल न्यू पिटिशन इफ यू आर इन द हायर कोर्ट, ताकि अपने पॉइंट को जो है मैं स्टैंड कर सकूँ। तो यहाँ पर कोर्ट को मालूम था रेमेडी है, पर सीख गलत कर ली, तो कोर्ट ने लिबर्टी के राइट में उस रेमेडी को वापस से क्यूरिफाई कर दिया। तो कोर्ट तो आपकी हेल्प के लिए, पर कोर्ट के इशारों को समझ जाओगे तो फायदा ले जाओगे, नहीं समझोगे तो वहां पर नुकसान भी आप खा जाओगे। क्लियर है?
तो लिबर्टी एज परेड एक बड़ा कंसेप्ट है। अगर जिसने लिबर्टी लेना सीख ली उसने फ़ायदा भी जो है लेना सीख लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा कि लड़ना कैसे है अपने राइट्स के प्रति, स्पेसिफिकली उन दो सर्कमस्टेंसेज विच आर एडवर्स और जहाँ पर स्कोप कम है पर हमने लिबर्टी के लाइट में जो है स्कोप को बढ़ा लिया। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।